जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या फूड खाते हैं, तो उनकी बॉडी में अगर कोई दवाई दी जाती है तो कई बार उनकी बॉडी में वो दवाई असर नहीं करती है, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बहुत सारी रिस्क है जो हम नहीं जानते हैं, अननोन रिस्क एसोसिएटेड विद द परमिट्स टू रिसर्च ऑन एनिमल्स विदाउट डूइंग द थॉरो रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस किए बिना ही बहुत सारी रिस्क, अननोन रिस्क भी एसोसिएटेड होती है। कई बार हम जो एनिमल्स पे रिसर्च करते हैं उसके लिए हमको पता नहीं, हम अनजाने जाने अनजाने में ऐसी रिसर्च कर बैठते हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो पहले किसी भी रिसर्च को करने के लिए आप उसका रिस्क फैक्टर देखिए कि इसको करने से क्या रिस्क है। हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सोचते हैं ना कि करें या नहीं करेंगे, ये करने से क्या होगा, फायदा होगा तो हम करेंगे। अगर कोई रिस्क है फ्यूचर में, ठीक है, तो हम वो काम करें ही ना तो बहुत अच्छा है। रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। अगर भले ही हम रिसर्च कर रहे हैं तो भी उसका क्या रिस्क होगा, उसका रिस्क फैक्टर समझो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वायरस और अदर इन्फेक्टिव एजेंट्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। वायरस या अदर इन्फेक्टिव एजेंट्स जो रहते हैं उसको एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जनरली वो इन्फेक्ट नहीं करता ह्यूमन को या किसी एनिमल को ही, एनिमल तक ही कन्फाइंड रहता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि जो वायरस या इन्फेक्टिव एजेंट को आप एनिमल से ह्यूमन में डाल रहे हैं वो इन्फेक्शन कॉज करने वाला हो, है ना, वायरस, ऐसा भी तो हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं, आपने पढ़ा है कि अगर कोई डॉक्टर हमको दवाई लिख के देता है तो हमारी बॉडी में वो दवाई अगर असर नहीं कर रही है, मतलब हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है उस एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है आयुषी? यस मैम। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर डॉक्टर हमको कोई दवाई लिख के देता है तो वो दवाई हम पे, गोली असर ही नहीं कर रही है, हमने कितनी दवाइयां खा ली, बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक हमने 5 दिन ली, हम ठीक ही नहीं हो पाए। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब वो एंटीबायोटिक आप पे असर नहीं कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस जीन है वो एंटीबायोटिक के लिए। तो वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो एक मार्कर हो सकता है, मार्किंग हो सकता है, जिससे हमें प्लांट से, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल देते हैं जो एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होते हैं। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्लांट के जीन्स, प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया जाता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के जो जीन होते हैं उसमें हम किसी दूसरे प्लांट का जीन डाल दें तो प्लांट हाइब्रिड हो जाता है या प्लांट ट्रांसजेनिक है। ठीक है, फॉरेन जीन अगर हम प्लांट में डाल रहे हैं तो प्लांट कैसा है, ट्रांसजेनिक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं वो हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ दिस मार्कर जीन दे हैज लेड टू द सस्पिशियन that this gene might be transferred to the environment and result in creation of antibiotic resistant human pathogen। जो जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं पर्यावरण में वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजन तो क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई दवाई का असर नहीं होगा तो हम तो बीमार हो जाएंगे, वो पैथोजन हमें अफेक्ट करता जाएगा। तो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, क्योंकि हम प्लांट में डाल रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो प्लांट अगर हम खा रहे हैं, सपोज एक जैसे अभी एक रिसर्च हुई थी बैंगन पे, बैंगन में प्लांट, हमने बैक्टीरिया था बैसिलस thuringiensis, नाम भी सुनो आपने। प्लांट बीटी ब्रिंजल को हमको क्या बनाना था, बायो पेस्टिसाइड। ठीक है, बीटी ब्रिंजल जो होता है बैंगन, बैंगन में हमने बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया के जीन डाल दिए उस प्लांट के अंदर, तो प्लांट कैसा हो गया, प्लांट ट्रांसजेनिक हो गया, मतलब उसमें बैक्टीरिया का जीन डाल दिया आपने। कोई भी फॉरेन जीन अगर आप प्लांट में डालते हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक, वो बाहर से आया हुआ जीन है उस प्लांट के अंदर। मतलब बैंगन के पौधे में बैक्टीरिया का जीन डाला तो जो बैक्टीरिया का जीन है वो तो फॉरेन जीन है प्लांट के लिए, है ना, तो वो प्लांट जो होगा वो ट्रांसजेनिक कहलाता है। अब वो जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसमें हमने जो जीन डाला था वो क्यों डाला था, ताकि कोई इंसेक्ट उस पौधे को अफेक्ट ना करे। तो वो पौधा कैसा हो गया, इंसेक्टिसाइड की तरह काम कर रहा है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड हो गया। हमने उसमें कीटनाशक दवाइयां नहीं छिड़की, उसमें हमने बैक्टीरिया का जीन डाल दिया। बट होता क्या है कि वो पौधा, ब्रिंजल तो हम खाते हैं, बैंगन की सब्जी अगर आपने खाई तो वो बैंगन की सब्जी में जो जीन गया, बैंगन में जो जीन था वो आपकी बॉडी में भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो गई, क्योंकि वो बैंगन में भी हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी डाला। तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन प्लांट से ह्यूमन में जा रहा है, तो ह्यूमंस भी उसको कंज्यूम करते हैं ना प्लांट को, तो प्लांट से ह्यूमन में जा रहा है तो ह्यूमन में भी रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ह्यूमन में डेवलप हो गया, तो ह्यूमन बींग अगर कोई दवाई खाता है तो उसको असर ही नहीं होती। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है।
अब ये जो जीन ट्रांसफर होता है किसी भी क्रॉप से बैक्टीरिया में तो ये क्वेश्चनेबल, एक्सपेरिमेंटली इसको शो नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक्स जो यूज होती है ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए, दे आर नॉट द वंस विच आर यूजुअली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीजेस। ह्यूमन डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ डॉक्टर देता है, जो एंटीबायोटिक देता है, ये वो वाली एंटीबायोटिक नहीं है। ये एंटीबायोटिक हम ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, अलग तरीके की है। इन स्पाइट ऑफ द डाउटफुल स्टेटस ऑफ एनी हार्म बाय दिस मार्कर जीन्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजीज आर नाउ यूजिंग टेक्निक्स टू क्रिएट मार्कर फ्री प्लांट। ठीक है, एक सेकेंड। In spite of the doubtful status of any harm by this, ये मार्कर जीन्स या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स से जो भी हार्म हो सकता है, इसका जो डाउटफुल स्टेटस है कि हाँ हार्म हो सकता है कि नहीं, सो प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर नाउ यूजिंग टेक्निक्स। प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, ऐसे टेक्निक्स बना रहे हैं टू जनरेट मार्कर फ्री प्लांट, ताकि मार्कर फ्री प्लांट हम जनरेट कर पाए। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द क्लीन जीन टेक्नोलॉजी। इसको हम क्लीन जीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं कि मार्कर फ्री प्लांट बनाओ। अगर मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर अगर प्लांट में जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो क्लीन जीन टेक्नोलॉजी के नाम से ये लोग नाम दे दिया उसको। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑन। अब बायो सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की ज़्यादा बातचीत करने में आती है, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं। बाय 2013 देयर वर 27 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड विच ग्रो जीएम क्रॉप्स। आप देखिए 2013 तक 27 कंट्रीज ऐसी है पूरे देश में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो करती है। There are no scientific reports till date that prove that genetically modified food may be toxic or unhealthy। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो 27 कंट्री ग्रो कर रही है 2013 तक, अभी तक 2013 तक तो ग्रो कर रही थी, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सेफ्टी टॉक्सिक है या अनहेल्दी है इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। देयर इज ओनली द पब्लिक कंसर्न। लोगों को ऐसा कंसर्न रहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो यूज हम करते हैं उसके पीछे सेफ्टी, उसकी सेफ्टी क्या है, सेफ यूज करना चाहिए, है ना, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये एक पब्लिक कंसर्न है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है अभी तक। द इश्यूज हैव मेनली बीन रेज्ड। इश्यूज बहुत सारे लोग रेज करते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं जो ऑर्ग्यू करते हैं, इशू क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी इशू क्रिएट करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की सेफ्टी पे एक इशू या एक डिबेट टॉपिक छेड़ देते हैं। ठीक है तो यही सब चीजें आपको थोड़ा कहानी बना के लिखना है, डिबेट के टॉपिक्स। इश्यूज इन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब हॉरिजॉन्टल जीन का मतलब ये होता है कि जब एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में जीन्स का ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इट्स ऑफस्प्रिंग। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब जीन्स का ट्रांसफर होता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। इट रिमेन्स द बिगेस्ट कंसर्न एसोसिएटेड विद द जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये। इन 2001 इन अ स्टडी एविडेंस वाज प्रोवाइडेड दैट genetically modified genes from GM maize has transferred to the non-GM maize by cross pollination, thus contaminating the wild type maize। 2001 में एक स्टडी की गई थी। ठीक है, एक स्टडी की गई थी, उससे ये प्रूफ मिला कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का था। ठीक है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज मतलब मक्का। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज में जो जीन्स थे उसको हमने ऐसे मक्के में ट्रांसफर करा जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड था। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, दस कंटेमिनेटिंग द वाइल्ड टाइप। तो हमने जो वाइल्ड टाइप था, मतलब उसमें वाइल्ड टाइप मतलब वो नेचुरल था, प्रकृति ने जैसा बनाया है, जैसा प्रकृति में उग गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स हमने मक्के में से निकाल के नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज में डाल दिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंटेमिनेशन कर रहे हैं मेज को।
इट इज ऑल्सो, लोगों में ऐसा डर था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था सुपर बग नाम का, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुपर बग्स का डेवलपमेंट हो सकता है, बग्स विथ इनहेंस इकोलॉजिकल फिटनेस। ठीक है, ऐसे बग जो इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट में फिट हैं, इन्वायरमेंट में रह सकते हैं ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ न्यू ट्रेट। एक नया ट्रेट उनमें आ गया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनमें था। ठीक है, कुछ हाईली इवॉल्व वायरसेस थे, जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस था, उसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। बहुत सारे ऐसे जीन्स थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें जीन्स थे जो नेचुरल तरीके से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते थे। ठीक है, एंटीबायोटिक जनरेट करते थे, आपको मालूम ही है। इट इज हाईली अनलाइकली दैट द जीन्स एक्वायर्ड ओकेशनली फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट वुड कॉज अ चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि वायरस का इवोल्यूशन होना, सुपर बग्स का इवोल्यूशन होना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक बनाते हैं किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, जो मेन तो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में देखना है, क्या क्या इश्यूज आए सुपर वीड्स के। ठीक है, ड्यू टू हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन। हर्बिसाइड का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, जैसे गाजर घास उगाती है, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास गाजर घास खुजली करती है बहुत, है ना। गाजर घास एक वीडिसाइड वीड है, अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं। खेतों में भी आपने देखा होगा, खेती करते हैं किसान तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो क्या क्या इश्यूज आते हैं सुपर वीड्स के ड्यू टू हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन। जनरली वीड्स कॉजेज सिग्निफिकेंट इल्ड लॉस टू अ क्रॉप, है ना। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, उससे क्रॉप जो होते हैं उसमें लॉस आता है, क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत हद तक एक लॉस आ जाता है व्हेन दे कम invasive, infest the agriculture land and compete for the common resources. One of the main concern associated with cultivation of transgenic crop in open land is that either selection markers such as antibiotic or herbicide resistant gene और द जीन विच मेक ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, और ऐसे क्रॉप जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है, तो ये कंसर्न हो सकता है। वीड्स से क्या, कई लोग बोलते हैं कि वीड्स दे कैन एक्वायर फिटनेस एंड मोर रेजिस्टेंट, तो ये सब चीजें एक डिबेट का टॉपिक है, रिस्क एसोसिएटेड हो सकती है। जैसे जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस पावर डेवलप होती है, अगर मेरे को सपोज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है लेकिन वो किल ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी, मुझे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लिए, वो मर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट आना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक नेगेटिव इम्पैक्ट सॉइल फर्टिलिटी पे हो सकता है। ठीक है, द मेन कंसर्न इज अबाउट द लीकेज ऑफ, सॉरी, है ना, in case of negative effects of GM crops on soil fertility, the main concern is about the leakage of different compounds, अलग अलग कंपाउंड्स का लीकेज होना। ठीक है, देन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग कंपाउंड्स भी कई बार निकालना, सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इट इज एज्यूम्ड इन दैट सिनेरियो दीज हार्मफुल केमिकल्स, ये हार्मफुल केमिकल्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं उनको भी किल कर देते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं बैडली अफेक्ट करता है ट्रांसजेनिक क्रॉप। क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप सिक्रीट, सॉरी, कुछ ऐसे कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूजफुल होते हैं सॉइल में उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। अब इसके बाद बायोडाइवर्सिटी पे भी बहुत बैड इफेक्ट आ रहा है। इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी कॉम्प्लेक्स। प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है वो उसको समझना इतना इजी नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे इंटरेक्शन होता है। जैसे राइजोबियम आपने पढ़ा होगा, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट की रूट्स के अंदर रहता है। दीज ऑर्गेनिजम्स दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोलॉजिकल फिटनेस ऑफ प्लांट्स, है ना। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्लांट्स को इकोलॉजिकली फिट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर apprehensions that any transgene integration can negatively affect the balance। अगर कोई भी ट्रांसजीन प्लांट में आया तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगाड़ देगा प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिससे फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बीटी कॉर्न रूट्स आर रिपोर्टेड टू लीक बीटी टॉक्सिन, है ना। बीटी कॉटन जो है, बीटी मक्का,
बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, ये बहुत सारे बीटी कॉर्न, ये जो बीटी बीटी है ना, बीटी मतलब ट्रांसजेनिक बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। तो ये जो बीटी बीटी वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब ट्रांसजेनिक मक्के की जो रूट्स है, हाँ, ऐसा पता लगाया गया, ऐसा रिपोर्ट किया गया कि वो बीटी टॉक्सिन को लीक करती है सॉइल में, वेयर इट बाइंड्स टू सम सॉइल कंपोनेंट्स, कुछ सॉइल कंपोनेंट से बाइंड हो जाता है एंड बिकम रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एंड मोर स्टेबल विदाउट लूजिंग इट्स एबिलिटी टू किल। तो जो बीटी कॉर्न है, या ये क्या करती है, बीटी टॉक्सिन सिक्रेट करती है सॉइल में, जो सॉइल के कुछ कंपोनेंट से बाइंड होके सॉइल को डिग्रेडेशन से बचाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, सॉइल डिग्रेड नहीं हो पाता और स्टेबल हो जाता है। ऑल्दो द सिचुएशन इज गुड इन कंटेस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द इंसेक्ट, हाउएवर इफ द टॉक्सिन इज स्टेबल, अगर टॉक्सिन स्टेबल है और प्लांट्स आर कंटिन्यूसली लीकिंग द बीटी टॉक्सिन इनटू द सॉइल, कई बार जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो टॉक्सिन मिट्टी के अंदर रिलीज करते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी और बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बैड इफेक्ट आता है। ये जो टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में वो लंबे समय तक रहेगा, तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पे एक बैड इफेक्ट आता है, क्योंकि बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सॉइल में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, एक थ्योरी की तरह पढ़ना है इसको।